नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं। यूपी के सियासी रण में आज भी नेता जीत के लिए अपने दांव पे चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी डोर टू डोर पहुंचेंगे और लोगों से मुजफ्फरनगर में वोट मांगेंगे। तो उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी के लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे। और उधर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से विरोधियों को नया झटका दे सकते हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। चाचा शिवपाल पर अखिलेश ने सस्पेंस पूरी तरीके से खत्म कर उन्हें साइकिल से जसवंत नगर सीट से उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार लखनऊ बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगी। और यह तो आज की सियासी हलचल है, लेकिन इससे बड़ी सियासी हलचल अमित शाह ने कल कैराना में पलायन कर चुके लोगों से मिलकर पैदा कर दी है, जिसने पश्चिमी यूपी के चुनाव को एक बार फिर कैराना जाट मुसलमान जैसे मुद्दों की ओर मोड़ दिया है, ढकेल दिया है। और इस खेल को बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने त्रिकोणीय कर दिया है और पश्चिम की सियासी जंग में अब जाट और मुसलमान में बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था उससे घबरा गई। ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। कैराना एक बार फिर से 2017 की तरह 2022 में इतना अहम क्यों हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मायावती ने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों की लिस्ट खास तौर पर इसको कहा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आज इसका ही विश्लेषण होगा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएसपी लीडर प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं और 2 अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राजीव आपके पास आ रही हूं, लखनऊ से आप हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, कैराना इतना अहम क्यों हो गया है? अमित शाह कहीं और नहीं गए, कैराना की गलियों में गए हैं, लोगों से मिले हैं, विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। 2017 की तरह कैराना एक बार फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। देखिए विपनेश, 2017 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब पहली बार कैराना के पलायन का मुद्दा उठा था और उसके बाद लगातार इस पर चर्चा होती रही। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाती रही। आज 2022 में जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव की शुरुआत, चुनाव अभियान की शुरुआत करते ही 2 चीजों पर भारतीय जनता पार्टी का मामला फंसा हुआ या रुका हुआ। ये 2 ही मुद्दे हैं। वो एक है कैराना और दूसरा है मुजफ्फरनगर का वो 2013 का दंगा। दरअसल कैराना की बात, मुद्दा क्या है और असलियत क्या है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप कैराना, जो लोग नहीं गए हैं, कैराना पडरौना तक, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का बिहार का बॉर्डर है, कैराना से लेके पडरौना तक भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली अमित शाह या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बिना कैराना के जिक्र के पूरी नहीं होती। जो लोग कैराना गए नहीं, जो लोग कैराना के बारे में जानते नहीं, वो भी ये जानते हैं कि वहां से बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन कर दिया। लेकिन दरअसल ऐसा है क्या? देखिए, कुल मिलाकर ये कैराना की सियासत है। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको ये तथ्य रख दूं कि कैराना जो है वो पहले मुजफ्फरनगर जिले में शामली जिला था, उसको काट करके कैराना, शामली और थाना भवन 3 विधानसभा क्षेत्र अलग किए गए। कैराना जो जगह है, वहां से दो कद्दावर नेता पिछले 30-40 साल में निकले, हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन। ये दोनों एक ही गोत्र के हैं, गुर्जर जाति के हैं। वो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये हिंदू रह गए थे। मुनव्वर हसन बाहुबली छवि के आदमी जाने जाते हैं। उन्होंने, वो मुजफ्फरनगर से भी सांसद रहे और कैराना से भी सांसद रहे। और हुकुम सिंह पहले बहुत सांसद विधायक थे। बीच में 2 बार मुनव्वर हसन ने हुकुम सिंह को कैराना विधानसभा हरा दी। उसके बाद 4 बार हुकुम सिंह कैराना विधानसभा से विधायक थे।
जब ये आश्चर्य की बात है कि जो आदमी इतने लंबे समय तक विधानसभा में था, उसने कैराना सपा बसपा की गवर्नमेंट्स में जो आदमी विधायक बीजेपी से कैराना से होता रहा, उसने एक बार भी मेरी जानकारी के मुताबिक विधानसभा में कैराना का पलायन का मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन जब वो 2014 में विधायक का चुनाव, उनसे पहले 2014 से पहले 2009 तबस्सुम हसन जो मुनव्वर हसन की वाइफ है, वो वहां से एमपी थी। 14 में जब वो एमपी बन गए और उनकी सीट खाली हुई विधानसभा की, तो मुनव्वर हसन का बेटा, मुनव्वर हसन की डेथ हो गई थी उन दिनों रोड एक्सीडेंट में, तो मुनव्वर हसन का बेटा ताहिर हसन ने हुकुम सिंह के सीट पर कब्जा कर लिया, विधानसभा सीट पर 2014 में। तो 2000 जब भारतीय जनता पार्टी ने मृगांका सिंह को टिकट भी नहीं दिया, हुकुम सिंह की बेटी को। 2017 के चुनाव होने वाले थे तो हुकुम सिंह ने मृगांका सिंह को, राजनीति में उनकी बेटियां ही हैं, तो मृगांका सिंह को जब उनको राजनीति में उतारने का फैसला किया था, तो बहुत सारे स्थानीय लोग कहते हैं तब उन्होंने मुद्दे के तौर पर कैराना के पलायन का मुद्दा वो ले आए और इसी बदौलत मृगांका सिंह को टिकट भी मिला और 2017 का चुनाव। लेकिन आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि 2014-17 का चुनाव नाहिद हसन जीतता है, जिस बार की कैराना का पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा है, और नाहिद हसन या उसके परिवार के इर्द गिर्द ही ये आरोप लगाए जाते हैं। एक पक्ष तो ये है कि अगर ये मुद्दा है तो फिर 2017 में नाहिद हसन वहां से कैसे जीते। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं, जो लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा कैराना के बारे में बता देता हूं। कैराना एक छोटा सा कस्बा तो बहुत है, लेकिन वहां पर नगदी का लेन देन, ब्याज पर पैसा, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर चलता है और इसमें हिंदू मुसलमान आपस में ये ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कैराना और आसपास, कैराना से अगर आप शामली की तरफ आए तो, और चाहे आप कांदला की तरफ जाए, मतलब अलग अलग इलाकों में जाए, तो आज के 5 साल पहले तक वहां पर चेन स्नैचिंग, बाइक लूटने की घटना हो, चाहे बुग्गी खोल ले जाने की हो, चाहे भैंस खोल ले जाने की हो, ये घटना आए दिन की बात रहती थी। लोग शाम को निकलते थे, बैंक से पैसा निकाल के लेके निकलते थे और उनको लूट लिया जाता था। ये बिल्कुल सत्य बात है, जो अब पिछले 5 सालों में काफी हद तक उस पर रोक है, लेकिन उसको भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देखिए, जो भी लोग लूटते हैं वो तो घात लगा के बैठे रहते हैं कि बाइक लूटनी है, घात लगा के बैठा। उनको इससे मतलब नहीं है कि हिंदू आ रहा है कि मुसलमान आ रहा है। बैंक से कोई पैसा निकाल के जा रहा है तो उनको इससे मतलब नहीं है। मैं कैराना पिछले 5 सालों में 10 बार से ज्यादा गया हूं और वहां के मुसलमान भी ये बात कहते हैं कि उस तरह की गतिविधियों पर रोक लगी है और ये अब कैराना वो स्थिति नहीं है। लेकिन जो पलायन का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है और उसी तरह से जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाकर फर्श से अर्श पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई, लेकिन 1989 से लेकर आज तक के अगर लोकसभा नतीजों पर आप नजर डालेंगी तो जितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सीटें जीती है, उससे ज्यादा बार इस अचरज की बात और होगी। मैं एक फैक्ट रखता हूं, 1989 में जब चरमोत्कर्ष पर राम मंदिर आंदोलन था तो फैजाबाद अयोध्या की लोकसभा सीट कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत ली थी। तो स्थानीय लोगों के लिए वो चीज, अब राम मंदिर पूरे देश के लिए मुद्दा है। हर रैली में भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला लेंगे, लेकिन अयोध्या के स्थानीय निवासियों के लिए अभी खाली इस पर निगाह लगी है कि मकान कहाँ खरीदना है, दुकान कहाँ बनानी है, जमीन कहाँ महंगी हो रही है, एयरपोर्ट के पास गेस्ट हाउस की ज्यादा डिमांड रहेगी कि मंदिर के उस तरफ रहेगी कि सरयू के किनारे रहेगी, कौन सी जमीन ट्रस्ट को बेचने में फायदा है, नुकसान है। स्थानीय लोग इन चीजों में लगे रहते हैं और राम मंदिर पूरे देश में मुद्दा बना रहता है। तो निश्चित तौर पर कैराना पहले चरण का चुनाव हो रहा है और कैराना से ही ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी गर्म कर रही है और सहारनपुर मुजफ्फरनगर जाते जाते फिर मुजफ्फरनगर दंगों की बात होने लगेगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आया है, जो अभी आपने कहा कि बीएसपी ने ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, 40% उनकी जो लिस्ट है 40% मुस्लिम उम्मीदवार है। और उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है कि 2017 की 7 सीटें ऐसी थी मुस्लिम बाहुल्य, जिसमें बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था और वो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। ऐसी इस बार 8 सीटें अगर कुल लिस्ट निकाल के देखें तो 2022 में बीएसपी ने ऐसी 8 सीटों पर पहले चरण में जहां चुनाव ने वहां 8 ऐसी सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं जहां
सपा और आरएलडी के भी कैंडिडेट है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मामला क्या बनता है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा में जुड़ने के लिए और ये पूरा विश्लेषण करने के लिए। अब अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका मैं उनसे करवा देती हूं। देखिए टीवी स्क्रीन पर आप नजर डालिए, बीजेपी स्पोक्स पर्सन संजय चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको टीवी स्क्रीन पर लाइए। और साथ ही समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन मनोज सिंह काका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएसपी लीडर प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से मेरे सहयोगी मानस मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानस, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं देख रही हूं इस लिस्ट में जो बीएसपी की तरफ से आई है 39 ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो मैदान में उतारे गए हैं, तो क्या मायावती ने इस लड़ाई को त्रिकोणीय कर दिया है? खासतौर पर 2 सीटों का मैं जिक्र कर रही हूं, अलीगढ़ और मेरठ, जहां पर बीजेपी की तरफ से हिंदू कैंडिडेट हैं, मुक्ता राज अलीगढ़ से हैं, कमल दत्त शर्मा मेरठ से हैं, तो बाकी एसपी, आरएलडी, बीएसपी और कांग्रेस, एआई, एमआईएम ने सभी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। तो क्या बीजेपी को इससे घाटा तो नहीं, फायदा ही होगा, लेकिन एसपी, आरएलडी को डेंट करेंगी मायावती? क्या ये वोट बैंक इनमें बढ़ जाएगा, जहां एक तरफ फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा था इस गठबंधन को? देखिए, मायावती ने एक कोशिश जरूर की है कि वो समाजवादी पार्टी को और आरएलडी के गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि इस बार जो हवा देखने को मिल रही है तो जो मुस्लिम मतदाता है, और आमतौर पर अगर हम पिछले 4-5 चुनाव की बात करें तो लोकसभा में भले ही समाजवादी पार्टी की तरफ न जाता हो मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ इंटैक्ट हो जाता है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कि अभी राजीव जी भी जिक्र कर रहे थे, कैराना और मुजफ्फरनगर का मुद्दा 2014 से लगातार बीजेपी को बड़ा मुफीद लगता है, उनको बहुत सूट करता है, क्योंकि मतों के ध्रुवीकरण के लिए ये एक बहुत आसान तरीका है। मुझे बहुत बेहतर तरीके से याद है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त हुकुम सिंह यहां पर कैराना के पलायन का मुद्दा पहली बार लेकर के आए थे, और बगल में हमारे जहां में मौजूद विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी का पार्टी कार्यालय, और वहां पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तब मीडिया के तमाम लोगों का वहां पर ध्यान गया, और उस वक्त तमाम सारी तस्वीरें देखी होंगी आपने कि ये मकान बिकाऊ, इस तरीके के पोस्टर चस्पा किए गए थे घरों पर। उसी वक्त मुजफ्फरनगर का दंगा भी सुर्खियों में था, और ये दोनों ही चीजें समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, और एक तरीके से हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा हुआ। अब बात करते हैं मायावती की। देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो जंग चल रही है उसमें तमाम दूसरे सियासी दल भी अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख ही रही हैं कि 2014 के बाद से लगातार मायावती का जो एक रुतबा हुआ करता था उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो अब नहीं रह गया, लगातार वो नुकसान में है। ऐसे में वो कोशिश कर रही है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम की हिंदू मत शायद उनको उतना ना मिल सके, क्योंकि कैराना का मुद्दा जिस तरीके से उठाया जा रहा है खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसमें शायद हिंदू मतों के ध्रुवीकरण में उतना कामयाब ना हो पाए, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन साथ में बैठा तो कुछ सीटें उनको मिल सकती है। अगर आज हम अखबारों की बात करें, विपनेश, आपको हैरत होगी कि तमाम अखबारों ने आज हेडलाइन बनाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को कि हम कैराना को कश्मीर नहीं बनने देंगे। यानी कश्मीर में जिस तरीके से हिंदू पंडितों का कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस तरीके का पलायन कैराना में संभव नहीं है। और पिछले 2-3 महीने की तस्वीरों को अगर आप देखिए बार बार, तो कैराना का बार बार जिक्र हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे और उन्होंने जो पलायन करके जो लोग गए थे उनको वापस बुला करके उनको वहां पर स्थापित किया, और वहां पर आपको पता है कि किस तरीके की व्यवस्था की गई थी, किस तरीके से उसका हो हल्ला किया गया था, किस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था। तो देखिए, मायावती के साथ ये मजबूरी है कि अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर नहीं देती है तो शायद उनको उतना फायदा ना मिल सके जितने की वो उम्मीद कर रही हैं। ऐसे में अगर उनके लिए सेंधमारी का अगर कहीं ठीक मौका उनको लगता है तो वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में सेंधमारी में वो ज्यादा कामयाब हो सकती है। और उसके साथ उनका जो दलित वोट बैंक है जो शायद इधर उधर नहीं भाग रहा, और पिछले 2-3 चुनाव में अगर नतीजों पर नजर डाले भी तो शायद दलित उतना छिटक के नहीं गया बीजेपी की तरफ, वो मायावती के साथ ही खड़ा रहा। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक जुड़ता है खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर मायावती को फायदा हो सकता है, और इसी लिहाज से मायावती ने अपने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिए। विपनेश, तो क्या बीजेपी का रास्ता विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूं। संजय चौधरी साहब, सर कैराना ही क्यों, कोई अन्य जगह अमित शाह ने क्यों नहीं चुनी, और योगी आदित्यनाथ ये क्यों कह रहे हैं कि कैराना को कश्मीर नहीं बनने देंगे?
देखिए, कोई भी सरकार जब चुनाव में जाती है तो निश्चित रूप से अपने किए हुए कामों का लेखा जोखा लेकर जाती है। उत्तर प्रदेश में और खासतौर से वेस्टर्न यूपी में जहां लोग रह रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या थी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी बात थी कि आतंक के, अपराध के कारण वहां के लोगों का पलायन हो रहा था। एक ये सत्य है और ये वैसा ही सत्य है जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे हिस्सों में होता रहा है। अपराध वहां बहुत बड़ा एक मुद्दा था। जैसे आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे कि लोग रात में जब अपने घर को वापस आते थे तो उनकी चाहे मोटरसाइकिल हो छीन ली जाए, उनके रुपए पैसे छीन लिए जाए और ये अपराध इतना बढ़ गया था कि अपराध के खिलाफ वहां पर रिपोर्ट्स नहीं हो सकती थी। कैराना की घटना है कि वहां पर जब ऐसी घटना होती है और चौकी पर जाते हैं तो चौकी पर एफआईआर भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश की बदली हुई कानून व्यवस्था का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो लोग पलायन कराने वाले थे आज उनका उत्तर प्रदेश में पलायन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। तो इस अपने नकारात्मक वातावरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक भूमिका जो अपराध के खिलाफ है, जो दंगाइयों के खिलाफ है, स्ट्रीट शीटर्स के खिलाफ है और जाने वालों के बजाय आने वालों के चेहरे पर मुस्कान है, तो मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार की प्रायोरिटी में नंबर 1। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप देखिए तो 2007 में मायावती का भी यही एक बहुत बड़ा स्लोगन था कि चढ़ गुड्डन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। उत्तर प्रदेश में अपराध राजनीति के सर पे चढ़कर बोला है, लेकिन 2007 में जब बसपा ये नारा देती है तो 2009 में मुख्तार अंसारी को लोकसभा के चुनाव में बनारस से टिकट दी देती। तो जो राजनीतिक दल अपराध के खिलाफ नारा देकर आते हैं वही राजनीतिक दल अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि न केवल अपराधी, दंगाई, माफिया अपराधी इन पर कार्रवाई हुई है बल्कि उनकी जो बैकबोन है उसको भी तोड़ने का काम किया है। उनके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए उनकी संपत्तियों पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, जैसे कहते हैं कि बुलडोजर चलाकर उनको नेस्त नाबूद कर दिया है। तो पहली बार माफियाओं के संगठित अपराध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कार्रवाई की है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक कभी नहीं की। तो मुझे लगता है संजय जी, कैराना का मुद्दा आपने 2017 में भी जोर शोर से उठाया था, वहां की समस्याएं, वहां का पलायन का मुद्दा, लेकिन क्या हुआ? कैराना हार गए आप? नहीं, राजनीति में मुद्दा इसलिए नहीं उठाया जाता कि हमें चुनाव जीतना है या चुनाव हारना है। राजनीति में मुद्दा इसलिए उठाया जाता है कि कैराना हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। कैराना इस भारतीय जनता पार्टी के लिए अस्मिता का मुद्दा है। पिछली बार कैराना में भागते हुए लोगों की तस्वीर थी, इस बार कैराना में मुस्कुराते हुए बच्चों और महिलाओं की तस्वीर है। और मुझे लगता है कि यही फर्क साफ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जहां एक और लोग पलायन कर रहे थे, रो रहे थे, बेबस थे, जिसकिया भर रहे थे, वो बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदली है और ये फर्क स्थापित हुआ है कि वो बच्चे, वो बड़े, वो बुजुर्ग, वो महिलाएं, ये सब आज मुस्कान के साथ। ठीक है, तो मैं मनोज सिंह काका का रुख कर लेती हूँ और आती हूँ चौधरी साहब आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मनोज सिंह काका जी, चौधरी साहब कह रहे हैं उनके लिए चुनावी मुद्दा ना तो 2017 में था कैराना और ना ही 2022 में है। वहां के लोगों की मुस्कान वापस लानी थी, उनको घर वापस दिलाना था, यह बीजेपी की कोशिश थी और एक बार फिर से बीजेपी वही कोशिश कर रही है। विपनेश, आप सभी को बहुत साधुवाद और बड़ा देर से आपने हमारा रुख किया, इसके लिए भी आपका बहुत साधुवाद। देखिए, आपके जो जमीनी रिपोर्टर हैं मानस जी चाहे राजीव जी, इन लोगों ने काफी कुछ हद तक सारे तथ्यों को क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये चुनाव से लेकर के और चुनाव के अंत तक और पूरे साल और पूरे कार्यकाल और इनका शीर्षस्थ नेतृत्व जाएगा कैराना और पलायन पलायन ही चिल्लाएगा। ये कभी बात नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया। ये कभी बात नहीं करेंगे कि उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 16,000 करोड़ रुपया बाकी है। ये इस पर बात नहीं करेंगे कि उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पूरे देश के किसानों के साथ देश के राजधानी के सड़क पर 1 साल गुजारा और उसमें 700 किसानों की जान चली गई।
मैं समझता हूं कि 700 किसान जो किसान मरे होंगे विपनेश, उनके घर के मां बहन बेटियां और उनके नौनिहालों की क्या हालात है। द लॉन्ड्री से लेकर के द कारवा ने बहुत रिपोर्ट छापी है। और लखीमपुर खीरी में क्या हुआ उसका जवाब नहीं देंगे कि एक मिनिस्टर के बेटे ने बर्बरता पूर्वक किसानों पर अपने थार चढ़ाई, उसका भी ये जवाब नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज क्या हालात है उसी संभल की आपको घटना बता रहे हैं। और आपका चैनल तो दिखाता है कि एक दलित व्यक्ति की और उसके बेटे की दिन दहाड़े हत्या की जाती है राइफल से। वो तस्वीरें आप सभी ने देखी होंगी। तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात यह है कि ये लोगों को जो जरूरी सवाल है उनके रोटी का, कपड़ा का, रोजगार का, अब ये बेचारे इस पर बात नहीं करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन किधर है। इस पर बात नहीं करेंगे कि 70 लाख रोजगार किधर है। इस पर बात नहीं करेंगे कि दलितों पिछड़ों का 69,000 शिक्षक भर्ती होती है तो 22,000 कहां चला जाता है। बांदा यूनिवर्सिटी में 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भर्ती होती है तो 13 के 13 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजाती लोग रहते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सजाती ठाकुरवादी स्वरूप इतना विकराल है कि जब उनके गृह जनपद गोरखपुर में एक कानपुर का व्यवसायी जाता है मनीष, तो रात में उनके स्वजाती इंस्पेक्टर जयंत सिंह उसकी हत्या कर देते। ठीक है, मैं इस पर तो जवाब लूंगी। मनोज जी, एक और सवाल है और सतीश जी मैं आ रही हूं आपके पास। उससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी को अंधेरे में रखने वाले मुफ्त बिजली की बात करते हैं। सीएम ने आरोप ये लगाया है कि समाजवादी सरकार में अंधेरा और दंगा फसाद ज्यादा था। योगी आदित्यनाथ ने तंज करते हुए कहा कि जब बिजली ही नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे। क्या जवाब है मनोज जी? बहुत अच्छा सवाल है विपनेश, बड़ा अच्छा हुआ कि हम आप एक संवाद में हैं और आप बहुत जनवादी पत्र। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि 3x660 का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट उन्होंने अगर पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे कार्यकाल में एक जगह, चूंकि वो कट्टरपंथी और एक तरह के सांप्रदायिक तांडव करने वाले नेता हैं, उनके अगर पूर्व का भी इतिहास आपने देखा होगा और उनके पर जब कानून जरा सा भी अपना हाथ तगड़ा करता है, जब 2007 में नेताजी की सरकार के कानून ने अपना हाथ तगड़ा करके उनके जब सांप्रदायिकता को कुचलने का काम किया तो 12 मार्च 2007 को इस देश के सदन में भों भों करके रोया योगी आदित्यनाथ जी ने। वो भी तस्वीरें पूरे देश ने देखी होगी। तो जिनका, और हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं बिजली के सवाल पर कि जब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिजली का माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में, चाहे वो हरदुआ का देख लीजिए, चाहे सोनभद्र में अनपरा का देख लीजिए, चाहे पंती का देख लीजिए, 3x660 का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा, जब हम सरकार में आए 2012 में विपनेश, तो 11,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में किसी तरह प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर लेके पैदा होती थी। जब हम सरकार से परिचित हुए तो 21,000 मेगावाट। तो जो लोग सबसे ज्यादा, और 350 तहसीलों में से 255 तहसीलों को विपनेश आप पता करा सकती हैं। आपके तो जमीन से पत्रकारिता करते हैं राजीव भाई, जिनकी ये खबर हमेशा आती है कि का हाल बा, बहुत उसकी व्यापकता, और वो दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल बा। तो माहौल क्या है वो लगातार दिखा रहे हैं। हाँ, और उत्तर प्रदेश के 255 तहसीलों को कि बेहतर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, 33/11 केवी का हमने फीडर बनाया। तो अब जो मुख्यमंत्री जिनका विचार और जिनकी विचारधारा, जो विकासमुखी राजनीति करते हो, अब अखिलेश यादव जी ने ये मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ एक सेक्टर में, सिर्फ आईटी सेक्टर में हम 22 लाख रोजगार देने जा रहे हैं। फ्री बिजली वाले पर ही, क्योंकि संजय चौधरी साहब इस पर अच्छा जवाब दे पाएंगे। जो आप बात कह रहे हैं मैं उनसे जवाब दे लेती हूँ, फिर मैं सीधे प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी आपके पास आ रही, पूरा वक्त मैं आपको दूंगी। प्रश्न है, ठीक है, जल्दी पूछ लीजिए जल्दी से। पूरे 5 सालों में अगर ये कहीं एक जगह बताएं जहां इन्होंने एक भी प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया हो, एक जगह कहीं ये बता दे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एसपी की सरकार में अंधेरा ज्यादा था, दंगा फसाद ज्यादा था, जब बिजली नहीं होगी तो फ्री क्या देंगे। चौधरी साहब जवाब दीजिए आप जल्दी से। योगी आदित्यनाथ आ रही हूँ, एक बार धैर्य रखिए मनोज जी, एक एक करके देखिए एक मिनट जाइए। दरवाजे पर लिखा हुआ है, सुन लीजिए। तो ये झूठों का, नफरतियों का, सांप्रदायिकता, अब ये देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे उत्तर प्रदेश में हम सभी, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई 85 बनाम 15 की है। थोड़ा सा सुन लो।
आपके आपके क्या सुने? आप जवाब दो, आप मुद्दे पे नहीं मनोज जी, वो आपकी बारी में बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सुन लीजिए। जल्दी से क्विक रिएक्शन मुझे लेना है, फिर दूसरे मेहमान के पास जाना है, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिए मनोज जी, रुक जाइए। आपने बिजली का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में बढ़े, इसके लिए आपने कहाँ काम किया? बल्कि आपने DHFL को, जिस DHFL ने भारतीय जनता पार्टी को 200 करोड़ रुपए चंदा दी, आपने उसका उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों का पैसा डुबा दिया, PF का। नहीं 1 मिनट रुकिए, दोनों मेहमान एक साथ बोल रहे हैं, मैं दोबारा आती हूँ। चौधरी साहब, मनोज जी रुकिए। सतीश प्रकाश जी, मैं काफी देरी से आ रही हूं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है आपके लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला बीएसपी ने कर दिया है। ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार के, जैसे समाजवादी पार्टी ने किया है। 2 सीटों का नाम तो है ही, अलीगढ़ मेरठ। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं, बाकी राजनीतिक गलियारों में जो राजनीति की जानकारी रखते हैं, उनका यह कहना है कि आपने बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया है, वहां पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर दी है। देखिए मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 घंटे बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और वो भी एक आरोप के साथ। और आप मीडिया हो, तमाम संस्थान हो, दलितों का आरोप लगाते रहे, बहुजन समाज पार्टी का आरोप, और हम आपके आरोप को आप देते रहे। बाकी सच्चाई से हम बात कर नहीं सकते। भाई विकास तो सारा या तो सपा ने किया या बीजेपी ने किया है। वो बिजली के जो है ना सारे प्लांट जो है ना, वो प्लांट के नाम पता है? उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में कोई प्लांट लगा है क्या? 15 साल में उत्तर प्रदेश में कोई प्लांट नहीं लगा। बिजली कहां से आई लोगों को पता नहीं है। ये सब कुछ ना कुछ करते रहेंगे। 4 प्लांट की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्षमता बढ़ाने की बात हुई, प्रपोजल गया, बाकायदा वो गया, उसको अखिलेश सरकार ने आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ प्लांट की क्षमताएं बढ़ाई गई, नए प्लांट उत्तर प्रदेश में कोई नहीं लगा है। आप निकालिए, कहीं आंकड़ा हो तो हमें बताइए। रही देखिए कैराना की बात, ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये प्योर पॉलिटिकल मुद्दा है। और बीजेपी पिछले 6 महीने से वो तमाम संचार के जो माध्यम है, वो ये सिद्ध करने में लगे हैं कि देखिए बीजेपी 2 तरह की बात करती है। या तो आप हमको वोट दीजिए, और साथ में दूसरा ऑप्शन और बताती है कि अगर आप हमको वोट नहीं देना चाहते तो फला पार्टी का नाम है कि मेरा चुनाव चूंकि उस पार्टी के साथ है तो बाकी लोग उसको वोट दे दें। और ये पता किसको समझाया जा रहा है? ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनको बीजेपी ये मान के चलती है कि ये कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जो दलित है वो कभी भी बीजेपी को वोट, तमाम जो ट्रेंड है 2014 हो, 17 हो, 19 हो, नई सफलता मिली कोई बात नहीं है। राजनीति में आप रोज जाते हैं और आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये कैराना वैराना की चर्चा नहीं है। ये कहीं ना कहीं देखिए इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जब 2017 में आस्था के नाम पर जो लहर है ना, वो सुनामी है इस तरीके से, उसमें भी 31 सीटें इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी है कि जब बहुजन समाज पार्टी सेकंड है। निकालिए आंकड़ा। बीजेपी की चिंता सपा नहीं है, बीजेपी की चिंता कहीं ना कहीं बीएसपी है। और बीएसपी इसलिए है कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा के ऊपर मिनिमम 35-40 हजार से लेकर के 1 लाख दलित मतदाता बैठा है जो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देता है। ये सच्चाई है। अगर उसके साथ थोड़ा थोड़ा चंक भी अगर जाकर के जुड़ जाएगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के परिणाम चेंज हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं भटक जाएगी, जैसा बीजेपी कहती है। मेरा कहना यह है कि देखिए अगर कैराना मुद्दा है तो बीजेपी संजय चौधरी जी यहां बैठे हैं। अगर प्लायन मुद्दा है और संजय चौधरी जी अगर किसी भी सरकार की वजह से, चाहे वो सपा की गलती हो या आपकी गलती हो, हमारे ऊपर आप ये आरोप नहीं लगा सकते। हमने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश इस तरीके से किया कि बहुजन समाज पार्टी ने अपराधी का जात धर्म नहीं देखा, इसलिए हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लग सकता। लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिए, अगर कैराना से 100 परिवार चले गए तो इसी देश में देखिए ये कानून व्यवस्था या अपराधियों का डर देख करके ये कैराना से शहर की तरफ गए। इसी देश में 2 करोड़ लोग जो शहरों से गांव की ओर गए, वो भी एक प्लायन था जिनका रोजगार छूटा। जरा बता दीजिए कि आपने उनको शहर की तरफ भेजने के लिए क्या क्या किया? ये छलावा है। और देखिए आज योगी जी ने जो कहा कि कश्मीर ना बन जाए, अरे भाई जब तुमने 370 हटाया था तो आपने ये कहा था ना कि कश्मीरी ब्राह्मणों को आप कश्मीर में जाकर के बसाएंगे। एक भी कश्मीर पर जो कश्मीरी ब्राह्मण है उसको आपने कश्मीर में जाकर के बसाया, तो झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? मैं जवाब ले लेती हूँ।
प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आपने कई सवाल उठा दिए। संजय चौधरी साहब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। संजय चौधरी साहब जवाब दीजिए, उसके बाद ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं, आप कैराना में मौजूद हैं। सतीश जी अभी बहुत बड़ा एक अपनी सरकार के बारे में कह रहे थे। मैंने 2009 याद दिलाना चाहता हूं। 2009 में बनारस से बसपा का प्रत्याशी कौन था सतीश भाई? जो प्रत्याशी था उसका नाम था मुख्तार अंसारी, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में माफियाओं का सबसे बड़ा तो आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में 45% बीजेपी के विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे, 27% बीजेपी के जो विधायक हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। आप कल की बात नहीं करें, आज तक बीजेपी के कैंडिडेट है तो बीजेपी के विधायक है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बैठे 27% विधायकों के खिलाफ हीनियस क्राइम के मुकदमे, जरा निकालिए आप उनको। और दूसरी बात, संजय चौधरी जी एक बात सुनिए, देखिए ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक और एक एमपी के ऊपर आरोप कैंडिडेट दोनों को अपने आवाज के ऊपर बुला करके गिरफ्तार भी करा दिया, चाहे मुख्तार अंसारी हो कोई भी हो। अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी होगा, बहुजन समाज पार्टी ने अपराधियों के साथ अपराधी जैसा ही व्यवहार किया है। बहुजन समाज पार्टी है, सुसंगत पार्टी है, वहाँ आपको गरीबापूर्ण व्यवहार ही करना पड़ेगा। आपराधिक तरीके लोगों की बहुजन समाज पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। हम भटकाते नहीं है, हम डंके की चोट में कहते हैं, हम कैराना के प्लान के नाम पर हम नहीं मानेंगे, हम ये कहेंगे बहुजन समाज पार्टी की। ठीक है सतीश जी, एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए संजय जी को, क्योंकि दोनों को एक साथ सुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक मिनट धैर्य रखिए चौधरी साहब और सतीश जी, एक मिनट रुकिए सतीश जी, एक मिनट रुकिए एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। चौधरी साहब भी रुक गए, आप भी रुक जाइए एक मिनट। मैं कैराना का रुक कर लेती हूँ, वहां पर मेरे सहयोगी ऋषिकेश मौजूद हैं। ऋषिकेश, कल एक तस्वीर देखी, गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना को चूज किया, वहां पहुंचे, एक पहली बार ऐसी तस्वीर नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री कैराना की गलियों में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। क्या सूरत हाल है कैराना का? 2017 की तरह 2022 में भी बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया है अन्य मुद्दों के साथ। विपनेश, देखिए जिस टीचर कॉलोनी में गए थे अमित शाह, उसी टीचर कॉलोनी के बाहर जो चौक है वहां पे मैं खड़ा हूं कैराना में, और जो कहा जा रहा है वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बीजेपी को लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के बगैर कैराना या फिर आसपास बागपत मुजफ्फरनगर की राह मुश्किल होगी, क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद जो चौक बोलते हैं का है, और जो मृगांका सिंह जो प्रत्याशी है उनका जो चौतरा, हुकुम सिंह का जो चौतरा है, दोनों जगहों पे चर्चा हो रही है। लेकिन ध्रुवीकरण को लेकर यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो काफी सतर्क है, या यूं कहिए कि आप सियासत को अलग तरीके से चालाकी भरे शब्दों में साधने की कोशिश है, इसीलिए कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। लोग ये जरूर बात कर रहे हैं कि जो कैराना की बात हो रही है उस कैराना से महज 15 या 17 किलोमीटर की दूरी है हरियाणा में, और जितने भी दलित तबका है, चाहे वो कश्यप हो, सैनी हो, खत्री हो, वाल्मीकि हो, वो तमाम मजदूरी करने हरियाणा जाते हैं, वहाँ के जो उद्योग हैं वहाँ जाते हैं, कारखानों में काम करने जाते हैं। और इतना होने के बावजूद जो कैराना है या उसके आसपास के इलाकों में अब तक कोई उद्योग नहीं स्थापित हो पाया है। रोजगार एक बड़ा मसला है। हाँ, बीजेपी के पक्ष में ये जरूर मसला है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो एक वक्त में कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी, अपराधी था, यहाँ के व्यापारी तंग से, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं घूमती थी। जब मृगांका से एक प्रचार करने गए थे 2 दिन पहले, तो वहाँ की महिलाओं ने सिर्फ इतना ही कहा बीजेपी के प्रत्याशियों से कि आप हमारे बहू बेटियों का सम्मान रखिए, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लीजिए, वोट हम आपको देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर उस कैराना में बीजेपी जरूर मजबूत है, लेकिन और भी चुनावी मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। इसीलिए अमित शाह बार बार या आप जो कैराना जा रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। ऋषिकेश कुमार कैराना में ही मौजूद हैं और वहां की सूरत हाल, जो जमीनी स्तर पर क्या बातचीत हो रही है वो बता रहे हैं आपको। मानस, एक बार जल्दी से मैं आपके पास आ रही हूं। मानस, मैंने प्रोफेसर सतीश प्रकाश से एक सवाल पूछा, वो उससे टाल गए।
मैंने कहा कि जब आरएलडी एसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उतारे हैं, तो बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और बीजेपी की तरफ से हिंदू कैंडिडेट उतारा गया है। तो क्या सीधे सीधे तौर पर वो बीजेपी को मदद नहीं कर रहे हैं, एसपी आरएलडी को डेंट नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो बीजेपी को होगा। मानस, देखिए निश्चित तौर पर वो बीएसपी के नेता है, तो जाहिर सी बात है वो इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं और बीएसपी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, तो निश्चित तौर पर अगर मुस्लिम मतों का डिवीजन हुआ तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि ऐसा पहले भी इस तरीके से हो चुका, आपने देखा होगा बिहार का चुनाव आपके सामने उदाहरण के तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूं कि आपने देखा कि वहां पर ओवैसी की पार्टी ने किस तरीके से बीजेपी को वहां पर फायदा पहुंचाया जब मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के लिए एक तरीके से नुकसानदेह होगा अगर मुस्लिम मतों का डिवीजन होता, अगर हम चुनावी लिहाज से देखें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा और मुफीद लगता है। एक तरफ वो हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अगर मुस्लिम मतों का डिवीजन हो जाएगा तो उसके लिए तो जीत की राह और भी आसान हो जाएगी। विपनेश, मनोज जी, लोग कह रहे हैं कि वो साल दूसरा था और ये 2022 का वक्त दूसरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं विपनेश, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है और अब सभी ने संकल्प ले लिया है कि हिंदू नहीं मनोज जी समझे नहीं। जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हम बाहर निकल सकते हैं, कभी भी घूम सकते हैं, अब डर का माहौल नहीं है। मैं किसी सवाल पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है और आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम एक सेक्टर में 22 लाख बिजली देने जा रहे हैं, 300 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देने जा रहे हैं। और सुरक्षा के सवाल पर जो आपका सवाल है उस पर मैं ये जवाब देना चाह रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश को डायल 100 जैसी विश्व स्तरीय सुविधा और उत्तर प्रदेश के पुलिस का आधुनिकीकरण, उसको वेबसाइट से लेकर ट्विटर के माध्यम से, तो समाजवादी पार्टी आगामी सरकार में सुनिश्चित करेगी कि अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है। हमारा ऐसा नहीं होगा कि अपराधी हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण। हमारा जो अपराधी होगा वो अपराध को अपराधी के दृष्टिकोण से और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि टेनी मिश्रा के बेटा को छोड़ दिया जाएगा और किसी फजल और किसी इस्लाम के और किसी क़यामुद्दीन के बेटे को अनावश्यक फंसा दिया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सबसे ज्यादा रोजगार देंगे और गरीबों किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दवाई फ्री होगी, पढ़ाई फ्री होगी, मुफ्त नहीं। बीजेपी लास्ट कमेंट मैं आप चाहती हूँ, दोनों मेहमानों से वक्त की कमी है, बीजेपी यही तो पूछ रही है कि बिजली कहां से लेकर आएंगे, इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे कि सब कुछ मुफ्त में दे देंगे। मनोज जी वक्त ज्यादा है नहीं, मैं लास्ट कमेंट ही ले पाऊंगी और अब मैं सतीश जी के पास जा रही हूँ। 1 मिनट रुके, अब धैर्य रखिए। आपका अच्छा सवाल है, मैं जवाब दे दूं जल्दी से। सरकार 12 लाख करोड़ रुपया, जो सरकार 12 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर सकती है, माफ कर सकती है, जो सरकार 5,000 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पे खर्च कर सकती है, उस सरकार में के पास क्या गरीबों के लिए फ्री बिजली देने का पैसा नहीं है? बिल्कुल, हम विज्ञापन पे खर्च नहीं करेंगे, हम उद्योगपतियों का पैसा माफ नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश के ठीक है। सतीश जी लास्ट कमेंट आपका, आप फिंगर रेज कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश? ठीक है मनोज जी धैर्य रखिए, आप धैर्य नहीं रखते अपनी बारी में, अब आपकी बारी आप हो गई है पूरी, अब सतीश जी को बोल दीजिए जल्दी से। देखिए विप्लेश जी, बड़ा दुर्भाग्य है, बहुजन समाज पार्टी को ये दिखाया जा रहा है 4 बार की सत्ता पाया बादली, बहुत दिन तक सत्ता से दूर रहे, वो सत्ता में बलिदान दे दे और इस देश में सिर्फ समझदार क्या है भाई, इस देश का मुसलमान भी सत्ता से छोड़ दे, राजनीति से अपने आप को अलग कर दे और बाकी इनकी सरकार बनाता रहे। एक बार कांग्रेस को खत्म करने की बात आती, एक बार बीजेपी को खत्म होगी और हमारी तो कोई पॉलिटिकल इच्छा नहीं हो सकती बिल्कुल भी। लेकिन मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं इस देश में जानबूझ करके एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि इस देश के राजनीतिक पटल से मुसलमानों को दूर किया जाए, इस देश के राजनीतिक पटल से कहीं ना कहीं दलितों को दूर किया जाए। और ये बीजेपी का कुप्रचार ही है कि आज लोकसभा के अंदर देश की आजादी के बाद सबसे कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, ये सच्चाई है। तमाम लोग अपना पॉलिटिकल बिहेव खत्म कर दें, वो अपनी राजनीतिक चाहे खत्म कर दें, इसलिए कि बीजेपी को खत्म करना। अरे बीजेपी को पैदा करने वाला कौन है भाई? अगर आपकी सरकार में है ना, अगर
का। ठीक है, और बस बीजेपी चौधरी साहब एक बेहद कम शब्दों में आखिरी रिएक्शन आपका। देखिए, आप मायावती के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा पहुंचा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सोच के देखिए। देखिए, मनोज जी ने बात कही थी तो मैं इनको एक तथ्य रख रहा हूं। जल्दी से सर, वक्त बहुत कम है। तो 2016 और 17 में मैक्सिमम डिमांड जो थी वो 16,110 मेगावाट की थी, और 16 जुलाई 2021 में हमने 25,032 मेगावाट की सप्लाई यूपी में करके दिखा दी है। तो जो लोग सरकार बनने पर सबसे पहले आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हैं, जो लोग इस लखनऊ में आतंकवादी पकड़ा जाता है तो कहते हैं हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, जो लोग कैराना के दंगों के मास्टरमाइंड को अपना प्रत्याशी बनाते हैं, और इसीलिए जब कैराना की बात होती है तो ये लोग दूसरे तत्वों को रखते हैं। अब देखिए संजय चौधरी साहब, सवाल मैंने कुछ और पूछा, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं, लेकिन वक्त की भी अब मेरे पास कमी है। मुझे ब्रेकिंग विद एजेंडा की चर्चा को यहीं रोकना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। अब देखते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई में दो अन्य मुद्दे थे, उनके साथ कैराना भी अब जुड़ गया, एक बड़ा चुनावी मुद्दा। अब देखते हैं इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।